नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पी सेशन में स्वागत है। आज तारीख है 5 दिसंबर 2023 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन वीडियो होगा। ये आर्टिकल भी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी हैं, तो ज़रा ध्यान से देखते चलिएगा। आपको मैं काफ़ी सारी चीज़ें बताने वाला हूं अंत तक, और पीटी और मेंस दोनों में आपका काम आएगा। ये बहुत सारे बच्चे पूछते इसका नोट्स बनाना है कि नोट्स बनाना। मैं पेड ग्रुप में इसका पीडीएफ देता हूं, पेड ग्रुप में, तो आप पेड ज्वाइन कर लेंगे तो आंसर राइटिंग भी हो जाएगा आपका। यूट्यूब से आप ज्वाइन कर सकते हैं 299 में। मुझे मैसेज करेंगे तो मैं डायरेक्ट आपको यूपीआई से ज्वाइन करवा दूंगा, तो मुझे मैसेज कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपका वीडियो में लिंक दिया हुआ रहता है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप टच करेंगे तो आपको दिख जाएगा, पूरा लिंक रहता है मेरे टेलीग्राम आईडी का, वहाँ पर मैं आपको ज्वाइन करवा दूंगा। ओके, और देखिए साइक्लोन आया है जिसका नाम है मो चेंग छू, क्या नाम है इसका, मिचोंग नाम है इसका, मिचोंग नाम है। और ये नाम किसने दिया है? तो ये नाम दिया है म्यांमार ने। पहला फैक्ट तो आपके लिए यही हो गया, म्यांमार ने नाम दिया है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात है ये, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के इलाकों में आई है। अगर भारत का मैप मैं बनाऊं तो इस इलाके में ये चक्रवात सक्रिय है, इस इलाके में तमिलनाडु और कहाँ पर, तो आंध्र प्रदेश के इलाकों में आई है। आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में चेन्नई में भारी वर्षा देखी गई है। शहरी बाढ़ की फिर से चर्चा होनी शुरू हो गई है। शहर में भीषण, वहाँ पर पानी हो गया चारों तरफ। आप देख ही सकते हैं क्या हो रखा चेन्नई का। लेकिन इस टॉपिक को हम लोग थोड़ा सा देर में करेंगे। पहला टॉपिक अपना बीएसएफ को लेकर चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट का कुछ फैसला आया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को लेकर, उसको सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, देखते क्या है। उन्हीं बीएसएफ के क्षेत्राधिकार में विस्तार। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने इस टॉपिक को आप कहाँ से जोड़ेंगे मैं बताता हूँ। केंद्र राज्य संबंध से जोड़ेंगे, इसको संघवाद से जोड़ेंगे। संघवाद की भावना को मजबूत करता है या कमज़ोर करता है, उससे आप जोड़ेंगे। और क्या करेंगे, इंटरनल सिक्योरिटी में भी ये चीज़ पूछी जा सकती है, तो इसको ज़रा ध्यानपूर्वक कवर कीजिएगा। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केंद्र की 2021 की अधिसूचना, केंद्र सरकार ने 2021 में एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें कहा था कि बीएसएफ जिस भी राज्य में है, खासतौर से पंजाब राज्य में, बीएसएफ को ये शक्ति दी गई थी कि आप बॉर्डर से 50 किलोमीटर तक के क्षेत्र में अपना पेट्रोलिंग कर सकते हैं। मतलब कि पंजाब राज्य के अंदर में पहले वो बॉर्डर के 15 किलोमीटर के आसपास के इलाकों में सर्चिंग वगैरह करते थे, अब उनको सीमा बढ़ाकर 50 किलोमीटर तक कर दिया गया है। उस पूरे 50 किलोमीटर बॉर्डर के आसपास के 50 किलोमीटर के एरिया में वो सर्च वगैरह कर सकते हैं। ये किसको बोला गया है? तो 2021 में अधिसूचना जारी की थी किसने? तो केंद्र सरकार ने। जो पंजाब में बीएसएफ को क्षेत्राधिकार को 15 से 50 किलोमीटर तक बढ़ाती है। बीएसएफ को केवल संबद्ध सीमाओं के भीतर विशिष्ट अपराधों को रोकने हेतु परस्पर कार्य करने का अधिकार देती है तथा यह राज्य पुलिस के जांच के अधिकार को कम नहीं करती है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बीएसएफ को अधिकार दे, ये राज्य पुलिस को अधिकार नहीं दे रही। दरअसल पंजाब सरकार ने इस पर क्या किया था, तो सवाल उठाया कि ये जो अधिकार दिया जा रहा है बीएसएफ को, ये कहीं ना कहीं राज्य पुलिस की शक्तियों को कम करेगा। इसी के बाद ये चीज़ चर्चा में आ गया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ये किसी की शक्तियों को कम नहीं कर रहा है। 2021 से पंजाब सरकार ने बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने वाले केंद्र के निर्णय को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था। बीएसएफ के क्षेत्राधिकार को विस्तारित करने के संबंध में केंद्र की अधिसूचना क्या है? इस अधिसूचना ने बीएसएफ अधिनियम 1968 के तहत वर्ष 2014 के आदेश को प्रतिस्थापित किया, जिसमें मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय राज्य भी शामिल थे। इसमें असम, पश्चिम बंगाल, पंजाब समेत 2 नवनिर्मित केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख का भी विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। जिन उल्लंघनों के मामले में सीमा सुरक्षा बल तलाशी, जब्ती की कार्रवाई कर सकता है, उनमें नशीले पदार्थों की तस्करी, अन्य प्रतिबंधित वस्तु, विदेशियों का अवैध प्रवेश, किसी अन्य केंद्रीय अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध शामिल हैं। इन सब के तहत अगर आपने कोई जुर्म किया है तो बीएसएफ को ये अधिकार है कि वो जाकर सर्च कर सके, उस एरिया में रेड भी कर सकती है। किसी संदिग्ध को हिरासत में लेने या निर्देश क्षेत्र के भीतर एक खेप जब्त किए जाने के बाद बीएसएफ केवल प्रारंभिक पूछताछ कर सकती है और 24 घंटे के भीतर संदिग्ध को स्थानीय पुलिस को सौंपना आवश्यक होता है। ये भी काम करती है बीएसएफ। ध्यानपूर्वक सुनते चलिएगा। इसके क्षेत्राधिकार में विस्तार किया गया है। पहले केवल बॉर्डर के 15 किलोमीटर के अंदर तक, अपने देश की बात कर रहा हूँ, उधर नहीं, पाकिस्तान के साइड नहीं, अपने देश में, तो ये सर्च वगैरह और जब्ती वगैरह ये सब कार्रवाई कर सकती थी। इन सब चीज़ों को लेकर विदेशी व्यक्तियों का अवैध प्रवेश हो या तस्करी हो या आपका ड्रग वगैरह की बातें हों, उन सब चीज़ों को लेकर कर सकती थी। लेकिन अब उसको बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया है। इसी के लिए केंद्र और राज्य का जो विवाद है वो सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला भी दे दिया है। संदिग्धों पर मुकदमा चलाने का अधिकार बीएसएफ के पास नहीं होता है।
अगला क्या है, बीएसएफ की विशेष शक्तियां भी है कुछ। सभी सीमावर्ती राज्यों में जहां तक अपराधों पर विचार किया जाता है, बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के लिए सीमा सुरक्षा बल अधिनियम 1968 के तहत शक्ति प्रदान की गई है। 1969 से अब तक गुजरात में 80 किलोमीटर, कुछ राज्यों में यह कम था, अब यह एक समान 50 किलोमीटर हो गया। अब सभी राज्यों में कर दिया गया है कि सीमा के 50 किलोमीटर के क्षेत्र में बीएसएफ कार्रवाई कर सकती है। इसका मतलब केवल यह होगा कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973, पासपोर्ट अधिनियम 1920, पासपोर्ट अधिनियम 1967 आदि के तहत कुछ अपराधों के संबंध बीएसएफ के पास भी अधिकार क्षेत्र थोड़ा बहुत तो होगा ही। स्थानीय पुलिस का अधिकार क्षेत्र बना रहेगा। बीएसएफ को सीमावर्ती क्षेत्राधिकार भी समवर्ती क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया। स्थानीय पुलिस को तो था ही अधिकार, बीएसएफ को भी अधिकार प्रदान किया गया। अब क्षेत्राधिकार से संबंधित और बड़े मुद्दे कौन से हैं उसको जरा हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि बीएसएफ के क्षेत्राधिकार को बढ़ाया गया था, उससे के संबंध में चर्चा कीजिए, तो आपको ये सब चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। उसके अलावा अगर केंद्र राज्य संबंधित चीज़ें पूछी जाती, उसमें एग्जाम्पल आप दे सकते हैं इसका कि इसके कारण भी कहीं ना कहीं चुनौती उत्पन्न हो रही है। दूसरा, अगर संघवाद की प्रक्रिया के बारे में पूछा जाता तो आप ये बता सकते हैं कि केंद्रीय पुलिस बल, सही सुन रहे हैं आप, केंद्रीय पुलिस बल की उपस्थिति के कारण भी केंद्र और राज्यों के बीच में हमेशा से विवाद होता आया है। ओके। सार्वजनिक व्यवस्था बनाम राज्य की सुरक्षा। सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखना पुलिस का कार्य है। सार्वजनिक सुरक्षा और शांति मुख्य रूप से राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है और ये राज्य सरकार की सूची में दिया गया है शक्ति में। हालांकि जब कोई गंभीर सार्वजनिक अव्यवस्था उत्पन्न होती है जिससे राज्य या देश की सुरक्षा रक्षा खतरा उत्पन्न हो, तो स्थिति केंद्र सरकार के लिए भी चिंता का विषय बन जाती है। इसलिए केंद्र सरकार को हस्तक्षेप कई बार करना पड़ता है। इसका एक उदाहरण खालिस्तान का मुद्दा ले सकते हैं आप। खालिस्तान को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रहा था पंजाब में, और पंजाब सरकार कुछ नहीं कर पा रही थी। ये तो सच है, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई पंजाब में, खुलेआम बोलना चाहिए, तब से ये सब चीज़ें वहाँ पर ज़्यादा बढ़ गई थी। जो भी रीजन था आई डोंट नो, लेकिन ज़्यादा बढ़ गई थी। आपने देखा होगा कि पिछले साल केंद्र सरकार ने बड़े स्तर पर फिर कार्रवाई की थी, सबको उठाकर असम के जेलों में बंद किया था, तब जाके वहाँ पर ये मुद्दा शांत हुआ है। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है, कई बार ऐसे मुद्दे होते हैं। संघवाद की कमजोर होती भावना, यही मैं तब से समझा रहा हूँ आपको कि राज्य सरकार की सहमति प्राप्त किए बिना अधिसूचना राज्यों की शक्तियों पर अतिक्रमण के समान है कि आपने राज्य सरकार को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जब आप ये फैसला करने जा रहे थे। अधिसूचना तो आपने जारी कर दी, लेकिन राज्य सरकार से आपने बिल्कुल भी पूछा नहीं था। पंजाब सरकार ने कहा कि यह अधिसूचना सुरक्षा या विकास की आड़ में केंद्र का अतिक्रमण है। पंजाब सरकार ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके अतिक्रमण कर रही है, हमारे इलाकों में हमारे शक्तियों पर अतिक्रमण कर रही है। बीएसएफ की कार्यप्रणाली पर असर। भीतरी इलाकों में पुलिसिंग सीमा सुरक्षा बल की भूमिका नहीं है, बल्कि ये राज्य पुलिस का काम होता है। अगर आप बीएसएफ को इन इलाकों में काम पर लगाएंगे तो कहीं न कहीं उनकी विश्वसनीयता पर भी सवाल उठता है। लोग जिस तरह से पुलिस वालों पर बार बार सवाल उठा देते हैं, पुलिस के बलों पर, उस प्रकार से बीएसएफ और बाकी चीज़ों पर भी सवाल उठाने शुरू कर देंगे। और ये बीएसएफ का क्षेत्राधिकार भी नहीं है, उसको करना भी नहीं चाहिए। उसका काम है सिक्योरिटी, जो बॉर्डर की सिक्योरिटी उसको सिक्योर करना। ये तो रहा एक पक्ष। लेकिन दूसरा पक्ष क्या होता है, अक्सर बॉर्डर के इलाकों में तस्कर वगैरह का निवास होता है, जिनको अगर ये पता होगा 15 किलोमीटर के बाद बीएसएफ जो है वो कार्रवाई नहीं करेगी तो वो छुप के काम करते रहेंगे अपना। इसके कारण से अगर केंद्र सरकार बढ़ा रही है तो उसके पीछे कुछ निहित क्या होगा, उसके पीछे कुछ निहित जरूर कोई उद्देश्य होगा। दूसरा एक चीज़ और है, केवल पंजाब राज्य में ही तो थोड़ी ना बढ़ाया गया, अब सभी राज्यों में बढ़ाया गया ना, बाकी राज्यों ने भी तो आपत्ति नहीं दर्ज की है। ओके। पंजाब जैसे अपेक्षा की छोटे राज्यों में इसे 15 से बढ़ाकर 50 कर दिया जाता है, तो सभी प्रमुख शहर इसके अंतर्गत आ जाते हैं। जो जितने बड़े शहर हैं पंजाब सरकार के, वो सारे 50 किलोमीटर के भीतर में ही आते हैं बॉर्डर के, तो लगभग में सबको लपेटे में ले लिया गया है इस एक सुधार के द्वारा। जहाँ तक अन्य राज्यों गुजरात और राजस्थान की बात है, तो गुजरात में काफ़ी बड़े हिस्से में दलदली भूमि है, वहीं से बढ़ाना उचित हो सकता है क्योंकि इसके अंतर्गत कोई भी प्रमुख शहरी केंद्र नहीं आता, जैसे राजस्थान जहाँ रेगिस्तान ही है। अब राजस्थान और गुजरात में तो बॉर्डर के 50 किलोमीटर के भीतर कोई बड़ा शहर नहीं है, लेकिन पंजाब में तो बॉर्डर के भीतर 50 किलोमीटर, लगभग आधा पंजाब से ज़्यादा निपट जाता है। तो इसलिए ये पंजाब सरकार ने इस पर ज़्यादा आपत्ति दर्ज की थी। राज्य में सैन्य बलों की तैनाती पर संवैधानिक दृष्टिकोण क्या है। अनुच्छेद 355 मणिपुर में भी चर्चा में था के तहत केंद्र सरकार राज्य को बाहरी आक्रमण व आंतरिक अशांति, 355 चर्चा में था, मणिपुर में भी था, इसलिए कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। से बचाने के लिए अपनी सेना तैनात कर सकता है, तब भी जब संविधान राज्य के केंद्र की सहायता की मांग नहीं करता है। केंद्रीय बल की सहायता प्राप्त करने का अनिच्छुक है, तब भी सरकार क्या कर सकती है, केंद्र सरकार, कि हम तुमको सहायता देंगे, मदद कैसे नहीं लोगे, हम तो दे के रहेंगे। ठीक है, जब केंद्र सरकार को ये लगेगा
कि राज्य की रक्षा करना अब ज़्यादा जरूरी हो गया, तो उसको आर्टिकल 355 ये अधिकार दिया गया है कि आंतरिक अशांति, मणिपुर में आंतरिक अशांति था और कहीं पर बाह्य आक्रमण भी हो सकता है, तो दोनों स्थिति में आर्टिकल 355 के तहत ये केंद्र सरकार का दायित्व बनता है कि उसकी रक्षा की जाए। संघ के सशस्त्र बलों की तैनाती के लिए किसी राज्य के विरोध के मामले में केंद्र के लिए सही रास्ता पहले संबंधित राज्य को अनुच्छेद 355 के तहत निर्देश जारी करना है। राज्य द्वारा केंद्र सरकार के निर्देश का पालन नहीं करने की स्थिति में केंद्र सरकार अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन पर कार्रवाई भी कर सकता है वहाँ पर। ओके, लेकिन मणिपुर में ऐसा कुछ नहीं किया गया, वहाँ पर छोड़ दिया गया लोगों को लड़ने मरने के लिए। बीएसएफ क्या है? बीएसएफ की स्थापना 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद की गई थी। 1965 का युद्ध याद कीजिए, कारगिल मूवी जो आपने देखा है, एलओसी का कारगिल नाम था, हाँ, तो उस मूवी में आपको दिखाया गया था क्या कि वहाँ पर आर्मी के जवान थे। तो 1965 में जब पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ ना, तो ये महसूस की गई कि देखो भाई, आर्मी जो होती है वो बॉर्डर सिक्योरिटी का काम क्यों करेगी, वो युद्ध में भाग कर लेगी। बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए हम एक अलग से बल का गठन करते हैं जो केंद्र सरकार के किस मंत्रालय के तहत में आता है, बताइए मुझे। बीएसएफ किस मंत्रालय के तहत में आता है? अगर आपको पता हो तो बताइएगा। सेंट्रल पुलिस फोर्स है ये, जैसे सीआरपीएफ होता है ना, उसी प्रकार से बीएसएफ भी सेंट्रल का क्या है, तो पुलिस है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है ये। ओके, रक्षा मंत्रालय के तहत ये नहीं आती है बीएसएफ। यह गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत संघ के 5 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। भारत सरकार का 5 पुलिस का बल है, जिसमें सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो है वो सब के सब आते हैं। ओके, अगला क्या है? अन्य सशस्त्र पुलिस बल कौन कौन से हैं? तो असम राइफल्स भी पुलिस बल में आते हैं, ये नहीं पता होगा, आज आपको पता चल जाएगा। भारत तिब्बतन सीमा पुलिस आईटीबीपी, इसके जवान सबसे अलग मिट्टी के बने होते हैं। आईटीबीपी की ट्रेनिंग सबसे कठिन ट्रेनिंग में से एक होती है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ का नाम तो सुना ही होगा। एयरपोर्ट, मेट्रो, बड़े बड़े इंडस्ट्री, भारत सरकार की कंपनियां, ये सब को सुरक्षित कौन करती है? तो सीआईएसएफ करती है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ को जम्मू कश्मीर में तैनाती आपने सुना होगा कई बार। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी जो ऑपरेशन के लिए जानी जाती है, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन वगैरह करती है। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी कहाँ पर तैनात होती थी? नेपाल सीमा पर एसएसबी को तैनात किया जाता है, नेपाल सीमा पर एसएसबी तैनात होते हैं। 2.65 लाख पुलिस बल पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा पर तैनात है। कहाँ पर? तो पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा पर। इसे भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा, भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा नियंत्रण रेखा एलओसी व भारतीय सेना के साथ नक्सल विरोधी अभियानों में भी तैनात किया था बीएसएफ को। बीएसएफ ने जलियानों का अत्याधुनिक बेड़े के साथ अरब सागर में सर क्रीक का इलाका, अरब सागर में गुजरात के पास में सर क्रीक का इलाका है, दलदली भूमि का इलाका है, वही है सर क्रीक। बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन डेल्टा की रक्षा करता है। यह प्रत्येक वर्ष अपने प्रशिक्षित जनशक्ति की एक बड़ी टुकड़ी भेजकर संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में भी अपना मुहैया करवाता है मदद। तो बीएसएफ के बारे में मैंने बता दिया। इसके क्षेत्राधिकार के विस्तार को केंद्र राज्य संबंध और संघवाद से जोड़कर पढ़ाया है, उसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यूज कीजिएगा एग्जाम में जब भी आपको सवाल मिलता है तब। जो लोग बोलते हैं करंट नहीं जोड़ पाते हैं, उन्हीं के लिए मैं कह रहा हूँ। अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं साइक्लोन पर। साइक्लोन के बारे में कुछ बेसिक जानकारी मैं दूंगा, बाकी डिटेल में तो अभी यहाँ पर पढ़ाना संभव नहीं है, पूरा एक लेक्चर चाहिए साइक्लोन को पढ़ाने के लिए। देखिए क्या लिखा हुआ, उष्णकटिबंधीय चक्रवात आक्रामक तूफान होते हैं, और शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं ना, उष्ण कटिबंध का मतलब जो 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ के बीच में जो तूफान आते हैं, साइक्लोन आते हैं, उनको कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय तूफान। साइक्लोन, तूफान नहीं, उष्ण कटिबंधीय साइक्लोन, चक्रवात। और विषुवत पर कभी भी चक्रवात नहीं आ सकती है, क्योंकि विषुवत पर कोरियोलिस बल का भाव होता है। कोरियोलिस बल क्या होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण से जो बल उत्पन्न होती है उसका भाव होता है, इसलिए विषुवत पर कभी भी साइक्लोन नहीं आ सकते हैं। 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ के बीच में साइक्लोन आएंगे, लेकिन 0 डिग्री पर नहीं आएगा। 30 डिग्री नॉर्थ साउथ के बाहर के जो तूफान होते हैं उनको साइक्लोन कहा जाता है, वो साइक्लोन जो उष्ण कटिबंधीय नहीं है। बहिर उष्ण कटिबंधीय तूफान साइक्लोन, या फिर सब ट्रॉपिकल वाला साइक्लोन जो होता है शीतोष्ण कटिबंध, वो कहा जाता है। उसमें आपको जमीन पर नुकसान कम दिखेगा, जमीन पर तेज हवाएं, खूब तेज बारिश उसमें कम होती है, वर्षा होती है लेकिन मध्यम वर्षा होती है, तेज आंधी तूफान भी नहीं आता है। लेकिन उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं ये विनाशकारी होते हैं, बहुत तेज इसमें हवाएं होती हैं। और इसके लिए स्थितियां कौन कौन सी चाहिए? तो 27 डिग्री सी से ज़्यादा का समुद्री सतह का तापमान होना चाहिए, और समुद्र का सतह होना चाहिए, स्थल पर कभी भी नहीं बन सकते हैं।
उष्णकटिबंधीय तूफान जो होते हैं कभी भी स्थल पर नहीं बन सकते, केवल और केवल समुद्र में या किसी बड़े जल राशि पर, बहुत ही बड़ा कोई कैस्पियन सागर जैसा जल राशि है तो वहाँ पर बन सकता है, लेकिन कैस्पियन सागर में नहीं बनता है, वो उष्णकटिबंध के बाहर आता है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर कहता हूँ, समुद्र चाहिए इनको, क्यों? क्योंकि समुद्र से ही इनको एनर्जी मिलती है, वाष्प जो जलवाष्प होता है वही इनको एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। जब इनका लैंडफॉल होगा, जब ये ज़मीन पर आएंगे साइक्लोन, तो इनकी डेथ हो जाती है, समाप्त हो जाता है साइक्लोन, ओके। लेकिन ज़मीन पर जब ये आते हैं तो इनकी तेज़ हवाएं और बारिश के कारण काफ़ी सारा तटीय इलाकों में नुकसान होता है। कई बार अगर गंभीर होते हैं ये तो और भी आगे बढ़कर बिहार में, मान लीजिए उड़ीसा में कोई चक्रवात आया तो उसका प्रभाव बिहार तक के मौसम पर पड़ता है। आगे देखते हैं क्या है। कोरियोलिस बल जरूर होना चाहिए तभी ये बनेगा, क्योंकि तभी ये घूमेंगे, नहीं तो घूम नहीं पाते हैं ये। लंबवत पवनों की गति में अंतर कम होना चाहिए, लंबवत पवनों की गति में अंतर कम होना चाहिए। कमजोर निम्न दाब क्षेत्र या निम्न स्तर का चक्रवाती परिसंचरण भी होना चाहिए। चक्रवातों का निर्माण व समाप्ति किस प्रकार से होता है? चक्रवातों को ऊर्जा संग्रहण प्रक्रिया द्वारा ऊंचे कपासीय स्तर के मेघों से प्राप्त होती है। समुद्रों से लगातार आर्द्रता, भी मैंने बताया कि समुद्र अगर नहीं होंगे, पानी गर्म नहीं होगा, जलवाष्प नहीं मिलेगा इनको, तो उससे आर्द्रता नहीं मिलेगी, आर्द्रता नहीं मिलेगा तो इनके पास शक्तियाँ नहीं होंगी, शक्तियाँ नहीं होगी तो ये घूम नहीं पाएंगे, दौड़ नहीं पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपूर्ति से तूफान अधिक प्रबल होते हैं। चक्रवातों के स्थल पर पहुंचने पर आर्द्रता की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे यह क्षीण होकर समाप्त हो जाते हैं। जैसे ही स्थल पर पहुंचेंगे इनकी आर्द्रता समाप्त हो जाती है और ये क्या हो जाता है, इनकी डेथ हो जाती है। देखिए यहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात इस एरिया में आते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक के एरिया में आएंगे। इनको अमेरिका में क्या कहा जाता है? अमेरिका या इस एरिया में क्या कहा जाएगा? इनको हरिकेन, क्या कहा जाता है? हरिकेन। इस एरिया में पूरा क्या कहा जाता है? यहाँ पर कहा जाता है इनको साइक्लोन, साइक्लोन, चक्रवात। ऑस्ट्रेलिया में इनको कहा जाता है विली विलीज, विली विलीज, विली विलीज इनको ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है। जापान और चीन सागर में इनको टाइफून कहा जाता है, टाइफून कहा जाता है जापान और चीन सागर में इनको, ओके। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे। देखिए अगला क्या है, चक्रवातों का निर्माण। मैंने पढ़ाया कि चक्रवातों का स्थल पहुंचने पर आर्द्रता की आपूर्ति रुक जाती है, इनका डेथ हो जाता है। वह स्थल जहां से उष्णकटिबंध चक्रवात तट को पार करके जमीन पर पहुंचते वो लैंडफॉल कहलाता है। जैसे ये चक्रवात जो आई है ये चेन्नई में, यहाँ पर इनका लैंडफॉल हुआ है, लैंडफॉल इनका जहाँ पर हुआ है चेन्नई में हुआ है, जहाँ पर पहली बार ये स्थल को टच करते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का मार्ग आप देख ही रहे होंगे। देखिए यहाँ पर ये सामान्य तौर पर पृथ्वी के घूरने के कारण, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सामान्य तौर पर चक्रवात जो होते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर आते हैं। इसीलिए भारत के पूर्वी तट पर आपको चक्रवातों की संख्या ज़्यादा दिखेगी सामान्य तौर पर। जनरली मैं कह रहा हूँ, हमेशा नहीं होता, क्योंकि अरब सागर में भी चक्रवात कभी कभार हमें देखने को मिलता है। पिछले साल याद है चक्रवात बहुत ही खतरनाक स्तर वाला है था गुजरात में। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, पृथ्वी के घूर्णन के कारण सामान्य तौर पर ये पूर्व की ओर से टकराते हैं किसी भी स्थल से। यहाँ पर भी पूर्व की ओर से टकराएंगे स्थल से, यहाँ पर भी पूर्व की ओर टकराएंगे, यहाँ पर भी टकराएंगे। दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवातों की विभीषिका कम होती है, दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवातों की विभीषिका कम होती। जो मैं पॉइंट सब बोल रहा हूँ अगर ध्यान में रखेंगे ना, पीटी का सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा, इसलिए कह रहा हूँ, ये सीक्रेट पॉइंट ये सब याद रखना, ओके। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की दिशा प्रारंभ में पूर्व से पश्चिम की ओर होती है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। लेकिन कभी कभी अक्षांश के अंतर के कारण इनकी गति बदल सकती है। लेकिन लगभग 20 डिग्री अक्षांश पर ये चक्रवात कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण दाईं ओर विक्षेपित हो जाते हैं। लगभग 25 डिग्री अक्षांश पर इनकी दिशा उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है और 30 डिग्री अक्षांश के आसपास पछुआ पवनों के कारण इनकी दिशा पूर्व की ओर हो जाती है। बस इतना ध्यान में रखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में। बाकी चीज़ें मैं आपको अगले किसी दिन ज्योग्राफी के वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि चक्रवात बहुत बड़ा टॉपिक है। अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है, इंडियन कंपनी शुड इन्वेस्ट इन क्लाइमेट वल्नरेबल नेशन। नासिद, ये कौन है? तो देखिए मालदीव के मोहम्मद नासिद मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति महोदय हैं। लेकिन अभी ये क्यों बोल रहे हैं? अभी इसलिए बोल रहे क्योंकि अभी ये CVF फोरम के करेंटली सेक्रेटरी जनरल हैं, ये CVF फोरम के। अब CVF फोरम क्या है भाई? CVF फोरम क्या है इसका फुल फॉर्म? क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम। ध्यान से सुनिएगा, क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम ये क्या है? तो ये एक संगठन है जो उन देशों का, उन 58 देशों का संगठन है। 58 देश है, कितने इसमें हैं? उन 58 देशों का संगठन है जो पृथ्वी के तापमान अगर 1.5 डिग्री से बढ़कर 2 डिग्री हो गया तो ये 58 देश दुनिया के नक्शे से गायब हो सकते हैं।
बहुत ज़्यादा इनको नुकसान पहुंचेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी पर अगर क्लाइमेट को आधार मानकर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो खतरे में देश हैं वही देश ये 58, जिनके समक्ष बहुत सारा खतरा है। अपने पड़ोसी बांग्लादेश और भूटान भी इनका सदस्य बना हुआ है, क्लाइमेट के आधार पर भूटान बना है। बाकी मालदीव इसका सदस्य है। और ये जो देश हैं, ये 58 के 58 देश, इन्होंने 2009 में मालदीव में है ये जगह, माले में कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने स्थापित किया था एक फोरम। 11 इसके संस्थापक सदस्य थे इसके। अब इसके सदस्य हो गए 58, जिसमें अफ्रीका से, लैटिन अमेरिका से, एशिया से बहुत सारे देश शामिल हैं। एशिया से बहुत सारे द्वीपीय देश शामिल हैं। द्वीपीय देश का मतलब छोटे छोटे जो देश हैं वो सारे के सारे इसमें शामिल हैं। इंडोनेशिया वगैरह भी शामिल है। किसी दिन का सदस्य सारा बता दूंगा, लेकिन मुख्य रूप से आप ये ध्यान में रखें, अपने बगल में बांग्लादेश और अपने बगल में फिर आपका मालदीव, ये सब इसके सदस्य हैं CVF फोरम। तो इन्होंने बोला है कि इंडियन कंपनी शुड इन्वेस्ट इन क्लाइमेट वल्नरेबल नेशन। इन्होंने बोला कि भारतीय कंपनियां जो हैं उनको कहाँ पर, तो क्लाइमेट वल्नरेबल जो नेशन है उनमें ग्रीन प्रोजेक्ट पर, किस चीज़ पर, तो ग्रीन प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट करना चाहिए। ग्रीन प्रोजेक्ट क्या होता है, वो प्रोजेक्ट जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं वो ग्रीन प्रोजेक्ट होते हैं। इको फ्रेंडली जो प्रोजेक्ट होते हैं उनमें बात हो रही है कि आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कीजिए और क्लाइमेट वल्नरेबल नेशंस में आकर के क्या कीजिए, तो इन्वेस्ट कीजिए। ये चीज़ ध्यान में रहेगा। तो क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम के बारे में पता रहेगा, उसके बारे में कोई ऐसा विशेष तो नहीं था। CVF फोरम उन देशों का एक संगठन है जो क्लाइमेट के कारण से सबसे ज़्यादा खतरा महसूस कर रहे हैं। अगर पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, समुद्र का जलस्तर बढ़ता है, तो मालदीव जैसे देश हैं वो डूब सकते हैं। बांग्लादेश का एक बड़ा सा इलाका जो है वो डूब सकता है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे देश हैं जो क्लाइमेट के कारण से खतरा महसूस कर रहे हैं। धीरे धीरे उनका देश डूब रहा है, जिसमें प्रशांत महासागर के बहुत सारे द्वीपीय देश हैं। इंडोनेशिया की पुरानी राजधानी जो है वो भी डूब गई। अब बोर्नियो द्वीप पर इंडोनेशिया अपनी नई राजधानी बसा रहा है। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ये सब वो देश हैं जो क्लाइमेट के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान झेल रहे हैं और आने वाले समय इनके अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो गया है। ओके, चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखते हैं क्या है। अगला न्यूज़ बड़ा ही अटपटा सा है। अगर आपको ये सही लगे तो भी मुझे बताइए, लेकिन कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मैं इस पर कोई राय नहीं दूंगा, मैं जज थोड़ी ना हूँ। इंश्योर द डिस्प्ले ऑफ PMU लोगो ऑन ऑल हाउसेज। देखिए ये क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। क्या बोला मैंने, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, शहरी एरिया में जो भी घर बनाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, उस घर पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लोगो लगना जरूरी है। यही है न्यूज। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में आपको बताऊंगा क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि किसी को अगर कोई चीज़ दिया गया है, क्या उनको हमेशा अपने घर पर लोगो लगा कर रखना चाहिए या नहीं चाहिए? क्या ये सही होगा या गलत होगा? चलिए ये सब चीज़ों से आगे बढ़कर मैं आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बता देता हूं। बाकी आप जनता जनार्दन जाने कि ये सही है या गलत। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, ये ग्रामीण वाला पहले पढ़ेंगे फिर अर्बन पढ़ेंगे। इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2022 तक सभी के लिए आवास उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु शुरू किया गया था। ज्ञात हो कि पूर्ववर्ती इंदिरा आवास योजना को 1 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के रूप में पुनर्गठित किया गया था। इंदिरा आवास योजना आपने सुना होगा, गाँव में पहले लोगों को मिलता था इंदिरा आवास, उसी को बदल करके 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के रूप में पुनर्गठित किया गया था। शामिल मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय शामिल है। ग्रामीण वाले के लिए 2 चरण में है ये योजना, एक ग्रामीण के लिए अलग है, अर्बन के लिए अलग है। अभी जो आया है नोटिफिकेशन वो अर्बन के लिए आया है कि अर्बन में, शहर में जितने भी घर बनेंगे उन सभी पर लोगो लगा होना चाहिए। 2022 के अंत तक सभी ग्रामीण परिवार जो बेघर हैं या कच्चे या जीर्ण शीर्ण घरों में रहते हैं को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का घर उपलब्ध करवाना। बुनियादी सुविधा का मतलब होता है बिजली, पानी, गैस कनेक्शन के साथ उनको घर उपलब्ध करवाना। जीवन व्यतीत कर रहे ग्रामीण परिवारों को आवासीय इकाई का निर्माण और मौजूदा अनुपयोगी कच्चे मकान के उन्नयन में पूर्ण अनुदान के रूप में सहायता प्रदान करना है। बहुत ही अच्छी योजना है ये। लाभार्थी कौन होते हैं? तो लाभार्थी के बारे में जरूर ध्यान रखिएगा। SC और ST जनजाति संबंधित लोग, मुक्त बंधुआ मजदूर, गैर SC ST वर्ग, विधवा महिलाएं, रक्षा कर्मियों के परिजन। कोई रक्षा कर्मी है तो उसके परिजन, अगर रक्षा कर्मी नहीं है उपस्थित, अगर उसकी डेथ हो गई है तो उसके परिजन, पूर्व सैनिक तथा अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त सदस्य, विकलांग व्यक्ति तथा अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग होंगे उनको क्या प्रदान किया जाएगा? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको आवास प्रदान किया जाएगा।
लाभार्थियों का चयन 3 चरण के सत्यापन के माध्यम से सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 ग्राम सभा और जियो टैगिंग के माध्यम से लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। कॉस्ट शेयरिंग यूनिट सहायता की लागत को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच मैदानी क्षेत्रों में 60-40 अनुपात में व विशेष राज्यों में 90-10 के अनुपात में साझा किया जाएगा। केवल और केवल केंद्र सरकार का नहीं है, इसमें राज्य सरकार भी 40 रुपया देगी, 60 रुपया केंद्र सरकार देगी और विशेष राज्यों में 90 रुपया केंद्र सरकार देगी, 10 रुपया कौन देगा? तो 10 रुपया राज्य सरकार देगी। इसलिए 2.7 करोड़ घरों का निर्माण का कार्य पूरा करने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया है। कितना? तो 2.7 करोड़। यूरोप में इतने घर नहीं होंगे जितने हमारे यहाँ एक ही योजना में दे दी जा रही है। तो ये बहुत बड़ा योजना है ना। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा बनाए गए डेटाबेस के अनुसार अब तक 1.8 करोड़ घरों का निर्माण किया जा चुका है। यह लक्ष्य का 67.72% है लगभग में, मतलब कि सक्सेसफुल योजना है। इतना बुरा भी नहीं है, बहुत सारे लोगों को आवास तो मिला है, ये तो सच है भाई। इंदिरा आवास में भी बहुत सारे लोग गाँव में पहले सुनते थे कि आवास मिलता था। प्रधानमंत्री अर्बन अब आवास योजना अर्बन 25 जून 2015 को अर्बन को लॉन्च किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्र में लोगों को 2022 तक आवास उपलब्ध करवाना था। कार्यान्वयन आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय इसका कर रहा है। यह शहरी गरीबों, झुग्गीवासी सहित बीच शहरी आवास की कमी को संबोधित करते हुए पात्र शहरी गरीबों के लिए पक्का घर सुनिश्चित करता है। जो झुग्गी वगैरह में रहते हैं शहर में, उनके लिए आवास मुहैया करवाता है। इस मिशन में संपूर्ण नगरीय क्षेत्र शामिल है, जिसमें वैधानिक नगर, अधिसूचित नियोजित क्षेत्र, विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, राज्य विधान के अंतर्गत कोई भी प्राधिकरण जिसे नगरीय नियोजन का कार्य सौंपा गया है, वो सब के सब इसमें शामिल होते हैं। PMU के अंतर्गत सभी घरों में शौचालय, पानी की आपूर्ति, बिजली, रसोई घर जैसी बुनियादी सुविधाएं, यही वो बुनियादी सुविधाएं हैं जो उस घर में होना चाहिए। यह योजना महिला सदस्य के नाम पर, अब यही चीज़ आपसे PT में पूछेगा, आप फंस जाएंगे, वहाँ पर गलत करके आ जाएंगे। यह योजना महिला सदस्य के नाम पर या संयुक्त नाम से घरों का स्वामित्व प्रदान कर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में घर जो होगा वो महिला के नाम पर होना चाहिए। ये इसका सबसे क्या है, तो सबसे बड़ा क्राइटेरिया रखा गया था कि भाई महिलाओं के नाम पर घर होना चाहिए। इससे क्या होगा? महिलाओं को सशक्त करने में भी भूमिका अदा करेगा कहीं न कहीं ये योजना। विकलांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, एकल महिला, कोई सिंगल वुमेन रह रही है या कोई विधवा महिला रह रही है या कोई बिना शादी के महिला रह रही है, ट्रांसजेंडर व समाज के कमज़ोर वर्गों की इसमें प्राथमिकता दी जाएगी, प्रायोरिटी इन सभी को दी जाएगी। ओके, उपलब्धियाँ क्या है? इसकी शुरुआत 1.2 करोड़ घरों के निर्माण के लक्ष्य के साथ किया गया। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अब तक सिर्फ 60 लाख यूनिट का निर्माण पूरा हो पाया है। 1.2 करोड़ करना है हमें और मात्र 60 लाख अभी तक किया। 2015 से चल रही है योजना, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो हवाबाजी ज़्यादा है, काम इसमें कम हो रहा है। बाकी ग्रामीण वाले में देखिए 67% है, लेकिन इसमें तो बहुत कम काम हुआ है। और शहरी क्षेत्रों में घर देना तो अच्छी चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्या है। अगला जो न्यूज़ है, इसके कारण से वीडियो अपलोड होने में मुझे देर करेगा यूट्यूब, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसको यूट्यूब मना करता है यूज़ करने से, या यूज करो तो बहुत ज़्यादा चेक करता है वो वीडियो को। क्या है? तो 1/3 ऑफ ऑल 2022 सुसाइड वेयर ऑफ डेली वेज अर्नर फार्मर्स से NCRB का रिपोर्ट। देखिए NCRB का रिपोर्ट आया है, जिसमें धागा खोल दिया सारी सरकारों का, सारा कुछ हवाबाजी चलता है सरकारों का, ज़मीनी स्तर पर काम नहीं करते हैं लोग, सब चोर हैं, ये बता रहा है NCRB, बता रहा है, गृह मंत्रालय ही बता रहा है। कैसे बता रहा है? डेली वेज वर्कर जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं वो सुसाइड करने में टॉप पर आ रहे हैं। जिनकी स्थिति सबसे ज़्यादा ख़राब है, वो बहुत ज़्यादा स्थिति वाकई बहुत ख़राब है। आपको दिखाता हूँ मैं, और बहुत सारे कुछ हैं जिनको आप कहाँ पर यूज करेंगे ये सब चीज़ों को। क्या ये सब चीज़ें PT में पूछी जाएंगी? नहीं, PT में ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाती। ये मेंस के लिए आपका टॉपिक है, मेंस में आप इस सब चीज़ों को यूज कर सकते हैं। इंडिया रिपोर्टेड अ टोटल ऑफ ओवर 1.7 लाख, ये एक महामारी नहीं है देश में, सुसाइड इन 2022 कितना? 1.7 लाख। ठीक है, 1/3 ऑफ होम वेयर डेली वेज वर्क अर्नर्स। इसका 1/3 जो है, 33% लोग जो हैं इसमें, वो कौन है? तो डेली वेज दिहाड़ी मजदूर हैं। और कौन है? एग्रीकल्चर लेबर, कृषि में जो काम करते हैं मजदूर, वो हैं। एंड फार्मर्स, द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने ये आंकड़ा जारी किया है कि गरीब किसान और डेली जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं वो सबसे ज़्यादा सुसाइड कर रहे। पता है क्यों? आपको नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ। महंगाई, आपके लिए महंगाई नहीं हो सकता है,
लेकिन जो रोज़ का कमाते ही 500 हैं और जिस दिन काम नहीं मिला उस दिन वो भी नहीं कमा पाएंगे, उनके लिए 100 रुपये लीटर तेल खरीदना बहुत महंगा चीज़ है। उनके लिए सब्जी दाल चावल खरीदना बहुत महंगा है। भारत सरकार 5-5 किलो अनाज देती है, लेकिन उससे क्या होगा? सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है ये। दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं दिखेगा कि देश के 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज प्राप्त कर रहे हैं और 5 ट्रिलियन इकॉनमी या दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बनने जा रहे हैं हम। आपको इसमें कंट्राडिक्शन नहीं दिखता है क्या? मैं किसी सरकार को दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोदी जी की सरकार खराब है, ये वो खराब है। मैं अपने देश की स्थिति पर चर्चा कर रहा हूँ। समझ में आ रहा होगा आपको गंभीरता? कल ही परसों में आर्टिकल आया था द हिंदू में कि 5वीं बड़ी इकॉनमी, 5 ट्रिलियन की इकॉनमी, लेकिन 5 किलो अनाज भी। ठीक है, तो इस कंट्राडिक्शन को भी ध्यान में रखिए। आगे बढ़ते हैं। द लेटेस्ट क्राइम इन इंडिया रिपोर्टेड शो एन ओवरऑल इंक्रीज इन क्राइम एट्रोसिटी कमिटेड अपॉन SCs एंड ST। SC और ST के खिलाफ क्राइम की संख्या बढ़ गई है। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आजकल के भारत में कहाँ जातिगत समस्याएं हैं, कहाँ जातिवाद है, ये वो सो। SC और ST के खिलाफ क्राइम बढ़ गया है। विथ राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना ऑल सीइंग एन इंक्रीज इन सच केस इन 2022 कंपेयर विद द ईयर बिफोर। 2021 में जितने क्राइम होते थे SC ST के खिलाफ, वो इन सभी राज्यों में, जिसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान चुनावी राज्य हैं, वहाँ पर बढ़ गया है। ओके। मिजोरम which has reported no case of atrocity against SC और ST in 2021 में मिजोरम में SC और ST के खिलाफ एक भी वहाँ पर क्राइम नहीं हुआ था, रिपोर्ट नहीं किया गया था। क्राइम तो हुआ होगा, रिपोर्ट नहीं किया गया था। 2022 में वहाँ पर केस रिकॉर्ड किया गया SC और ST के खिलाफ क्राइम का। ओके। MP among top 5, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान continued to figure in the top 5 state with the highest incident on crime and atrocity committed upon SC and ST। मध्य प्रदेश और राजस्थान SC और ST पर क्राइम को लेकर सबसे ज़्यादा टॉप के राज्यों में आते हैं। इन राज्यों को कॉन्ग्रेचुलेसन बोलना चाहिए। क्या चुनाव हुए हैं, MP में वही सरकार जीती है जो पहले से थी, उसको जवाब देना चाहिए भाई। अदर स्टेट वेयर क्राइम एंड एट्रोसिटी अगेंस्ट SC ST पीपल वेयर हाईएस्ट एंड आर बिहार। ठीक है, MP, राजस्थान, अपना बिहार। जातीय जनगणना आने के बाद बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा थोड़ी ना होता है, वैसा थोड़ी ना होता है। ये सब आंकड़ा आपको, जब आपको जातिगत आधार पर जो आरक्षण दिया गया 75%, 65%, उसमें आपको मदद करेगा। ये सब पॉइंट वहाँ पर लिख के आप बता सकते हैं कि NCRB का ये रिपोर्ट बताता है कि बिहार में आज भी क्या होते हैं, जातिगत रूप से भेदभाव होता है, क्राइम भी होता है। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा एंड पंजाब, आपको पता चल गया कौन कौन से टॉप पर हैं। MP, राजस्थान, बिहार, UP, उड़ीसा और पंजाब। इन सब राज्यों में SC ST को लेकर सबसे ज़्यादा क्राइम होते हैं। इंक्रीज इन UAPA केस, देश में UAPA का केस बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। और क्या है, तो फेक करेंसी नोट वगैरह का भी केस आ रहा है। बाकी देखिए, आपको मुझे बताना था ये फार्मर्स का और डेली वेज वर्कर्स का और SC ST के खिलाफ जो क्राइम हो रहे हैं उसका आंकड़ा मुझे बताना था। आंकड़ा मत ध्यान में रखिएगा, बस राज्यों के नाम ध्यान में रखिएगा। टॉप 5 में बिहार का भी नाम आता है। ठीक है, अब आपसे अगर पूछा जाए तो वहाँ पर आप पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं। इसको लिखिएगा अपने कहाँ पर, तो करंट अफेयर के जो सवाल होते हैं उसमें आपको यूज़ करना है इन चीज़ों को। अगला क्या है कि अगर सुसाइड में हम लोग बात करेंगे तो सुसाइड में कौन कौन से राज्य टॉप पर हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं महाराष्ट्र टॉप पर है, उसके बाद से तमिलनाडु है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर कर्नाटका है, फिर केरल है, फिर तेलंगाना है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग सुसाइड करें। फार्मर्स और ये जो डेली वेज वर्कर है इनकी बात हो रही है। अपार्ट फ्रॉम डेली वेज अर्नर्स, द एग्रीकल्चर वर्कर एंड फार्मर, the AIDS showed that the 9.6% of suicide in 2012 were a person who were self-employed। जो इस तरह के चीज़ों में एम्प्लॉयड थे, सेल्फ एम्प्लॉयड थे, उन सब लोगों का सुसाइड का आंकड़ा जो है वो ज़्यादा है। तो इस टॉपिक को बस इतना ही ध्यान में रखिएगा। और मैं क्या बताऊं और इसमें क्या ही बताऊं। और सबसे ज़्यादा अचंभा करने वाला क्या है कि 12,000 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है। और स्टूडेंट्स क्यों सुसाइड करते हैं आपको ज़्यादा पता होगा। 12,000 ये कुछ ऐसे आंकड़े हो जाते हैं। देखिए, पहला मौत होता है, दूसरा मौत आंकड़ा हो जाता है। 12,000 मौतें हुई हैं, आंकड़ा नहीं है ये। 12,000 फैमिलीज़ इन चीज़ों से गुजरी है जिनके घर में स्टूडेंट ने सुसाइड किया है। तो ये पूरा बता दिया है मैंने आपको, ध्यान में रखिएगा। और अगले न्यूज़पेपर के वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।